Good morning, students. How are you all? Now I am going to explain the remaining chapter of executive. The chapter number is 4, and today's topic is discretionary powers of the president. Basically, we studied about the president. He has no executive, legislative, and judicial power, but that is not correct. President also has the powers, some powers, discretionary powers. So we study about that in this chapter, in this topic. So on the basis of the above discussion, can we infer that the president has no discretionary power under any circumstances? ऊपर डिस्कशन हुआ प्रेसिडेंट केवल जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया में या सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है. हमने ऊपर वाले टॉपिक में डिस्कशन किया था. तो क्या क्वेश्चन अराइज होता है, क्या प्रेसिडेंट को कोई भी पावर नहीं, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज नहीं कर सकता? तो दिस विल बी एन इनकरेक्ट असेसमेंट. ये एक इनकरेक्ट असेसमेंट है. प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज द discretionary powers in the case of emergency. This will be as we studied about the president, that is the incorrect assessment. Constitutionally, the president has a right to be informed of all important matter and deliberations of the Council of Ministers. Constitutionally, if we can see, the president has a right. President को पूरा अधिकार है कि उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिले इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे. जो भी डेलिब्रेशंस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जो भी डेलिब्रेशंस है लोकसभा में या राज्यसभा में, जो भी डेलिब्रेशंस होते हैं, तो वो उनका पूरा इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देना कंपल्सरी है, नेसेसरी है. और किसके थ्रू जाएगा? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो पूरा मतलब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अगर ठीक है नॉमिनल हेड है तो बिल्कुल ही वो हट गया है, साइड कर दिया है. नहीं, पूरे मैटर्स की इंफॉर्मेशन, जो भी डेलिब्रेशंस हैं आपकी, जो भी इंफॉर्मेशन है, प्रेसिडेंट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है. द प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लाइज्ड टू फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर. प्राइम मिनिस्टर ही ऑब्लाइज्ड है कि वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाए, या प्रेसिडेंट कभी भी उनको कॉल कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी मैटर को लेके. तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक नाम का है लेकिन इंफॉर्मेशन उनके पास सारी रहती है. द इंफॉर्मेशन दैट द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर, आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी कि इफ प्रेसिडेंट calls someone, yes, prime minister or a council of minister, they immediately can be called by the president. The president often writes to the prime minister and expresses his views on matter confronting the country. President अक्सर prime minister के सामने अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकता है, जो भी कंट्री में मैटर से कॉन्फ्रेंट कर रहे हैं, जो भी फेस कर रहे हैं. कॉन्फ्रेंट करना मतलब फेस कर रहे हैं, जो भी मैटर फेस कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को भी होती है. ठीक है, जो भी कंट्री में चल रहा है, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट को कुछ नॉलेज ही नहीं है क्या चल रहा है कंट्री में. नहीं, प्रेसिडेंट को सारी नॉलेज रहती है. Besides this, there are at least 3 situations where the president can exercise. अब देखिए प्रेसिडेंट की पावर्स 3 मेन सिचुएशंस है जिसमें कि वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है और अपने डिस्क्रिप्शन से यूज कर सकता है, अपने विवेक से. ठीक है, तो 3 सिचुएशंस कौन सी हैं? मेन 3 सिचुएशंस जिसमें प्रेसिडेंट कैन यूज हिज और हर डिस्क्रिशनरी पावर. So in the first place, we have already noted that the president can send back the advice given by Council of Ministers and ask the council to reconsider the decision. अब बिल प्रोसेस में या ऑर्डिनरी बिल में हम देखते हैं कि जो बिल पास होता है लोकसभा से, राज्यसभा से,
तो वो कहाँ जाता है, साइनिंग अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट ही है। तो प्रेसिडेंट इस केस में फर्स्ट स्टेप ये है, फर्स्ट प्लेस ये है कि वो प्रेसिडेंट जो एडवाइस है उसको सेंड बैक कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को सेंड बैक कर सकता है कुछ रिकंसिडरेशन के साथ साथ। जैसे जो भी चीज़ें हैं उसको रिकंसिडर करने के लिए वापस से सेंड बैक कर सकता है। तो ये फर्स्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स है, ठीक है। इन डूइंग दिस द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन, ऐसा करके वो अपने डिस्क्रिशन पावर को यूज करता है कि कोई भी सजेशन है या कोई भी रिकंसिडरेशन के लिए अगर वो कुछ भेज रहा है, वापस सेंड बैक कर रहा है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपनी डिस्क्रिशन को यूज कर रहा है, डिस्क्रिशन पावर को यूज कर रहा है। When the president thinks that the advice has certain flaws or legal lacuna, or that it's not the best interest of the country, the president can ask the council to reconsider the decision. ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट को ये लगता है कि जो एडवाइस है सर्टेन फ्लॉज को लेके या कुछ लीगल लेक्यूना है, कुछ लीगली कुछ कमी रह गई है, लेक्यूना इज कमी लेस है ना, और दैट इट इज़ नॉट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है, कोई भी आपकी एडवाइस है, कोई भी ऐसा सजेशन है, कोई भी ऐसे लॉज है जो उसको लगता है कि कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है, या लीगली लेक्यूना है या सर्टेन फ्लॉज में नहीं है, तो प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल टू रिकंसीडर द डिसीजन। इसी ऐसी पोजीशन में, ऐसी सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट इस डिसीजन को रिकंसीडर करने के लिए कह सकते हैं, बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि इस मैटर को वापस से रिकंसीडर किया जाए। Although the council can still send back the same advice and the president would then bound that advice, हालांकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हो सकता है सेम एडवाइस को मतलब वापस से भेज दें, तब प्रेसिडेंट को क्या करना होगा, उसको प्रेसिडेंट वुड देन बी बाउंड बाय दैट एडवाइस। प्रेसिडेंट इस एडवाइस से बाउंडेड रहेगा, मतलब उसको साइन तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट तो नहीं करेगा, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वापस से सेम एडवाइस को वापस से भेजा, तो प्रेसिडेंट वुड देन बी बाउंड बाय दैट एडवाइस, इस एडवाइस से बाउंडेड रहेगा। Such a request by the president to reconsider the decision would naturally carry a lot of weight. So this is one way in which the president can act in his own discretion. जैसे ऐसी रिक्वेस्ट पे, प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट पे या रिकंसिडरेशन, डिसीजन के रिकंसिडरेशन पे वुड नेचुरली कैरी लॉट ऑफ वेट, इसमें बहुत वे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक वन वे मेथड है जिसमें प्रेसिडेंट कैन एक्ट हिज ओन, एक वन वे मेथड इसमें प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पावर को यूज़ कर सकता है, एक बार तो सेंड बैक कर ही सकता है, हालांकि वो बाउंडेड है कि अगर वापस से सेम एडवाइस को दोबारा भेज दो तो उसको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट था। सेकेंडली जो सेकेंड डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की, वो है प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज वीटो पावर बाय विच ही कैन withhold or refuse to give assent the bill rather than the money bill passed by parliament। हाँ, प्रेसिडेंट के पास क्या है, वीटो पावर है ना। वीटो पावर में वो यह कर सकता है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टाइम लिमिट, सर्टेन टाइम लिमिट मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट किस बिल को कितने दिनों तक पेंडिंग रख सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जो भी बिल है उसको होल्ड करके रख सकता है, या अपने असेंट या अपनी एग्रीमेंट को देखने से रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है। मनी बिल को नहीं रोक सकता, अदर देन ऑर्डिनरी बिल को वो चाहे तो वो होल्ड पे रख सकता है या अपनी असेंट देने से रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, जो पार्लियामेंट से पास हुआ है। जो बिल है, बिल प्रोसीजर मैंने बताया था आपको कैसे पास होता है बिल,
कोई भी बिल है, मैं पहले आपको टॉपिक से हट के थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ इन शॉर्ट कि बिल है, बिल दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, ठीक है। अब इसको दो तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक तो गवर्नमेंटल, एक नॉन गवर्नमेंटल। गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इधर इन लोकसभा और राज्यसभा, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में। मनी बिल कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता, वो लोकसभा में ही होता है। तो एक जैसे लोकसभा में कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ से क्या होगा, डिबेट, डिस्कशन एंड वोटिंग, वहाँ पे डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग हुई, वहाँ से पास हुआ, लोकसभा से फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी सेम प्रोसीजर है। अब उसके बाद जो साइनिंग अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट है, वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो हम उस बिल के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको होल्ड करके रख सकता है, क्योंकि सर्टेन टाइम लिमिट मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर हो सकता है कि वो इस बिल में अपनी असेंट ना दे, ठीक है, कंसेंट ना दे, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रिशनरी पावर्स में आता है। एवरी बिल पास बाय द पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट बिफोर इट बिकम्स ए लॉ। तो कोई भी बिल पार्लियामेंट में तब तक बिल ही रहेगा, एक्ट नहीं बनेगा तब तक कि प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो जाते, उनकी एसेंट नहीं मिल जाती, उनका एग्रीमेंट नहीं मिल जाता। अब बिल और एक्ट में क्या फर्क है? बिल और एक्ट, एक्चुअली बिल वो है जब शुरुआती में इंट्रोडक्शन होता है जिसमें सजेशंस होते हैं, इसमें अमेंडमेंट्स होते हैं बिल में। और एक्ट क्या होता है? जब बिल पास होके, जब लॉ बिल्कुल अमेंड होके इम्प्लीमेंट करने के लिए आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्ट। तो बिल और एक्ट, बिल तब तक बिल रहता है जब तक कि प्रेसिडेंट अपना असेंट नहीं दे देता या कंसेंट नहीं होती प्रेसिडेंट की, तब तक बिल रहेगा। जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो बिल क्या हो जाता है? एक्ट हो जाता है, ठीक है। So the president can send the bill back to the parliament asking it to reconsider. अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? बिल को वापस से रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेज सकता है, अगर सजेशन के साथ। तो ये भी किस में आता है? डिस्क्रिशनरी पावर में आता है। We saw that there is no time limit on the president for giving his assent to a bill. कोई टाइम लिमिट नहीं है कि बिल में कब वो अपनी assent दे, कभी consent दे। Do you know that such a thing has already happened? ऐसी चीज़ पहले भी हो चुकी है। In 1986, the Parliament passed a bill known as Indian Post Office Bill. 1986 में पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था, ये इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें। पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था जिसमें इंडियन पोस्ट ऑफिस को लेके कुछ अमेंडमेंट्स थे। दिस बिल वाज वाइडली criticized by many for it sought to curtail the freedom of the press. इसमें ये था, ये जो बिल था इसको वाइडली क्रिटिसाइज किया गया, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया। इसमें उनका मानना ये था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो कर्टेल हो रही है इस बिल के, जो भी अमेंडमेंट किया होगा इंडियन पोस्ट ऑफिस में। तो इसमें ये माना गया था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो कर्टेल हो रही है। तो इस बिल को प्रेसिडेंट ने पेंडिंग रखा था, मतलब पास नहीं होने दिया था। तो ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट केवल नॉमिनल हेड है, तो बहुत सारी पावर्स उसके पास हैं। हम फर्स्ट देख ही चुके, सेकेंड हम देख चुके। देन प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह डिड नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन दिस बिल। इस बिल पे ज्ञानी जैल सिंह उस वक्त थे, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, इसको पेंडिंग में रखा। आफ्टर हिज टर्म वॉज ओवर, जब उनका टर्म ओवर हो गया, टेन्योर होता है ना, द नेक्स्ट प्रेसिडेंट वेंकट रमन सेंट द बिल फाइनली बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। फिर उन्होंने तो, ज्ञानी जैल सिंह ने तो क्या किया? होल्ड पे रखा। फिर जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट थे वेंकट रमन, उन्होंने बिल फाइनली पार्लियामेंट में भेजा रिकंसिडरेशन के लिए कि इस बिल को वापस से रिकंसिडर किया जाए। By that time, the government that brought the bill before the parliament had changed and a new government was elected in 1989. उसके बाद क्या हुआ? पार्लियामेंट में भेज दिया वो बिल।
ठीक है, उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो बिल पार्लियामेंट में लाई और उसमें कुछ चेंजेस लाए और उसके बाद न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट हुई 1989 में. दिस गवर्नमेंट बिलोंग टू अ डिफरेंट कोलिशन एंड डिड नॉट ब्रिंग द बिल बैक बिफोर द पार्लियामेंट. अब सरकारें चेंज हो गई तो क्या हुआ, गवर्नमेंट जो डिफरेंट कोलिशन की गवर्नमेंट इलेक्ट हुई उसने इस बिल को पार्लियामेंट में रखा ही नहीं. तो क्या हुआ, बिल पेंडिंग ही रखा. तो डिस्क्रिशनरी पावर क्या हो गई प्रेसिडेंट की कि एक प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने उस बिल को होल्ड पे रखा. नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट आए वेंकट रमन, इन्होंने पार्लियामेंट में रिकंसिडरेशन के लिए भेजा. रिकंसिडरेशन के लिए भेजा तो 1989 में दूसरी गवर्नमेंट आ गई, कोलिशन आ गई. इनको इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं तो इन्होंने पार्लियामेंट में वो रखा ही नहीं. ठीक है, वो बिल आने ही नहीं दिया. तो thus Jail Singh's decision to postpone giving assent to the bill effectively mean that the bill could never become a law. जेल सिंह की जो डिसीजन थे, जो ज्ञानी जेल सिंह प्रेसिडेंट थे, उनका जो डिसीजन था, जिन्होंने अपनी एसेंट देना पोस्टपोन रखा या बिल होल्ड पे रखा, तो ये जो बिल था वो इफेक्टिवली कभी भी लॉ नहीं बन सका, जो भी रीजंस रहे. तो प्रेसिडेंट के यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर को आप समझ सकते हो कि उसके पास है ऐसी पावर्स कि वो अपना बिल होल्ड पे रख सकता है. मतलब आपने सुना होगा पॉकेट वीटो पावर. वीटो पावर तो होती है प्रेसिडेंट के पास, ये आपने देख ही चुके हो. पॉकेट वीटो पावर में क्या होता है कि वो किसी भी बिल को पॉकेट में रख लेना, मतलब पॉकेट में रख लेना मतलब पेंडिंग रख लेना या होल्ड पे रख लेना, दैट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो पावर. ठीक है, बहुत क्लियर हो जाना चाहिए पॉकेट वीटो का पावर. So this veto's power is limited because if the parliament passes the same bill again and send it back the president, then the president has to give assent to the bill. वीटो पावर लिमिटेड है. वीटो पावर तो है, पेंडिंग रखने की तो है. अगर ये ही बिल क्या होता है, अगर ये पार्लियामेंट से पास हो जाता सेम बिल और वापस से वो प्रेसिडेंट के पास जाता, तो प्रेसिडेंट हैज टू गिव एसेंट. उसको देनी ही पड़ती, अपनी एसेंट कंसेंट देनी ही पड़ती और उसको साइन करना ही पड़ता. ठीक है, तो एक नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो थोड़े से सर्टेन लिमिट्स, सर्टेन पावर्स उनको दे रखी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये क्लियर हो गया. तो वीटो पावर है पर लिमिटेड है. तो पार्लियामेंट से अगर वापस से रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, रिकंसिडरेशन के बाद वापस से बिल उन्होंने सेम एडवाइस के साथ बिना उसको चेंज किए हुए अगर वापस से प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज और हर एसेंट. कुछ नहीं कर सकते, उन्हें देना ही पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा. ठीक है. So however there is no mention in the constitution about the time limit within which the president must send the bill back for reconsideration. इसमें मैंने पहले भी बताया कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है जिसमें कि प्रेसिडेंट को रिकंसिडरेशन के लिए बिल कितने समय में भेजा जाना चाहिए. दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग विद हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट. इसका मतलब है कि बिना टाइम लिमिट के प्रेसिडेंट किसी भी बिल को होल्ड करके रख सकता है, होल्ड पे रख सकता है. ठीक है. This gives the president an informal power to use the veto in a very effective manner. अब इस तरीके से जो प्रेसिडेंट है अपनी इनफॉर्मल पावर को, वीटो पावर को बहुत इफेक्टिव मैनर में यूज कर सकता है. दिस इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज पॉकेट वीटो. इसको हम पॉकेट वीटो कह सकते हैं. पॉकेट वीटो मैंने बता दिया आपको कि कोई भी बिल को पॉकेट में रख लेना. पॉकेट में रख लेना मतलब पॉकेट में चला गया, अब जब निकालना चाहेगा तभी निकलेगा. कुछ भी चीज़ पॉकेट में जब रखते हैं हम, तो जब हमें ध्यान आता है, हमें लगता है, तभी निकलती है. तो ये पॉकेट वीटो पावर के नाम से जानी जाती है. द थर्ड काइंड ऑफ, सेकेंड ईयर हो गया. थर्ड काइंड ऑफ जो डिस्कशन है, थर्ड काइंड ऑफ डिस्कशन जो है अराइजेस मोर आउट ऑफ पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस. पॉलिटिकल जो थर्ड पावर है उसकी डिस्कशन है
वो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है. फॉर्मली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. फॉर्मली क्या होता है? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है. ठीक है. नॉर्मली इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम अ लीडर हु हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा वुड बी अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड द क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन वुड नॉट अराइज. मान लीजिए तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को. तो अपनी मर्जी से नहीं कि तू बन जा तू बन जा तू बन जा, ऐसे नहीं. एक्चुअली जिसने भी मेजोरिटी प्रूव कर दी है पार्लियामेंट में या लोकसभा में, जिसने अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दी, उसी मेजोरिटी पार्टी का लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा. इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है. ठीक है. तो जिसने 2/3 मेजोरिटी से जो क्लेम कर लिया, जिसने प्रूव कर दिया, वो उसके जो मेन पार्टी है उसका लीडर ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा. वो अपॉइंट भले ही प्रेसिडेंट के द्वारा हो. तो लेकिन क्वेश्चन डिस्कशन का क्वेश्चन यहाँ पे अराइज ही नहीं होता कि डिस्कशन की बात ही नहीं है. जब भाई मेजोरिटी से आई है कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, तो वहाँ पे डिस्कशन की कोई बात ही नहीं है. जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा. क्वेश्चन अराइज कब होगा? बट इमेजिन अ सिचुएशन, इमेजिन करो ऐसी सिचुएशन आ जाए व्हेन आफ्टर एन इलेक्शन, इलेक्शन के बाद नो लीडर हैज अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती. ठीक है. जहाँ पे मेजोरिटी मिलती है वहाँ तो कोई डिस्कशन का कोई यूज ही नहीं है प्रेसिडेंट की. लेकिन ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहाँ पे किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती. तो ऐसी चीज में imagine further that after attempts to forge alliances, 2 or 3 leaders are claiming that they have the support of the majority in the house. अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो अलाइंसेज हैं अपनी अलाइंस बनाती हैं, तोड़ फोड़ जोड़ तोड़. आपने देखा होगा कि कौन से लीडर किसके साथ चला गया, निर्दलीय को तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं. ये आपने देखा होगा पॉलिटिकल में, सिचुएशन में, पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें बहुत होती है. तो ऐसे लीडर्स जैसे 2-3 लोग क्लेम कर रहे हैं, ए भी क्लेम कर रहा है, ए क्लेम कर रहा है, बी क्लेम कर रहा है, सी क्लेम कर रहा है. अब प्रेसिडेंट या तो इसको मौका दे या इसको मौका दे. अब ये भी क्लेम कर रहा है कि मैं मेजोरिटी प्रूव करूंगा, ये भी क्लेम कर रहा है कि मैं मेजोरिटी प्रूव करूंगा, ये भी क्लेम कर रहा है कि मैं मेजोरिटी प्रूव करूंगा. यहाँ पे डिस्कशन प्रेसिडेंट की हो जाती है कि इधर वो चांस दे, ए को दे या बी को दे या सी को दे. यहाँ पे डिस्क्रिशनरी जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट की होती है. समझ गए? अब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट ने अगर ए को इलेक्ट कर लिया या ए को इलेक्ट क्या कर लिया, ए को दे दिया परमिशन कि तुम मेजोरिटी प्रूव करो. अगर ए अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाया तो प्राइम मिनिस्टर इसका नहीं बनेगा. फिर किसको मौका मिलेगा? फिर सेकेंड पार्टी को, सेकेंड पार्टी को मौका मिलेगा. सेकेंड पार्टी ने मेजोरिटी प्रूव कर दी तो ठीक है, नहीं तो सी को मौका मिलेगा. तो समझ गए? तो डिस्कशन कहाँ आया? डिस्कशन में प्रेसिडेंट को ज़्यादा कुछ नहीं करना है. प्रेसिडेंट को 4 ऑप्शन में से एक किसको देगा वो, और वो भी उसको दे जो मेजोरिटी प्रूव कर सके. तो यहाँ पे वो डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ कर सकता है. ठीक है, मैंने इसको समझा दिया. बट इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन आफ्टर एन इलेक्शन द लीडर हैज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा. इमेजिन फर्दर दैट आफ्टर अटेम्प्ट्स टू forge alliances, 2 or 3 leaders are claiming that they have the support of the majority in the house. Now the president has to decide whom to appoint as prime minister. तब president decide करते हैं कि किसको prime minister बनाना है. In such a situation, the president has to use his own discretion in judging who really may have the support of the majority or who can actually form and run the government. ऐसी स्थिति में मैं बता चुकी हूँ आपको, I've explained already कि जैसे 4 लोग क्लेम कर रहे हैं, 4 पॉलिटिकल पार्टीज क्लेम कर रही हैं कि हम मेजोरिटी प्रूव. तो यहाँ पे वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करके किसी भी एक पार्टी को मौका दे सकते हैं जो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ले और जो गवर्नमेंट को रन कर सके. तो ये डिस्क्रिशनरी पावर्स में आता है. Since 1989, major political changes have considerably increased the importance of the presidential office. 1989 के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए जिसमें कंसिडरेबली
जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस था उसकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज हुई, एनहेंस हुई। इन द 4 पार्लियामेंट्री इलेक्शन हेल्ड फ्रॉम 1989 टू 1998, जो 4 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, 4 पार्लियामेंट्री जो इलेक्शंस हुए थे which is held from 1989 to 98, no single party और कोलिशन अटेंड। इसमें यह हुआ था कि सिंगल पार्टी नहीं थी जो ये मेजोरिटी प्रूव कर सकती थी। अब अलायंस, हालांकि पहले भी यूपीए और एनडीए करके अलायंस बन चुकी है इलेक्शन से पहले, तो पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। जैसे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में देखें, शिवसेना और बीजेपी दोनों ने साथ साथ इलेक्शन लड़ा था, लेकिन जब सीएम बनने की बात आई तो आपस में डिस्प्यूट्स अराइज हो गए। बीजेपी चाह रहा था हमारा कोई लीडर बने, शिवसेना चाह रही थी। फिर शिवसेना ने किससे टाई कर लिया? कांग्रेस आई से, जो कि ना तो उनकी आइडियोलॉजी से मेल खाता है, ना उनके एजेंडा से, ना स्ट्रैटेजी से। तो उन्होंने टाई किससे कर लिया? सिर्फ उस सीएम के डेजिग्नेशन के लिए उन्होंने कांग्रेस से टाई कर लिया। उद्धव सरकार इस तरह से बनी। तो इस तरह का जब होती है तब यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट की आ जाती है। तो कोई भी 1989 से 1998 तक कोई ऐसी सिंगल पार्टी नहीं थी जिसको मेजोरिटी मिले। अब जोड़ तोड़ जिसमें जिसने जोड़ा तोड़ा जो भी बना वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी। कोलिशन होता है हैविंग मोर देन वन पार्टी, एक पार्टी से ज्यादा मिलके जो अलायंस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिशन। तो कोलिशन गवर्नमेंट का फेज रहा ये वाला 1989 से 1998 तक। अब प्रेसिडेंट्स रोल इन चूजिंग द प्राइम मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट का क्या रोल है प्राइम मिनिस्टर को चूज करने में? आफ्टर 1977 पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया बिकेम मोर कॉम्पिटिटिव एंड देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस व्हेन नो पार्टी हैड क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। 1977 के बाद जो पार्टी पॉलिटिक्स थी इंडिया की वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई थी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली लोकसभा में, ऐसा बहुत हुआ था। व्हाट डज द प्रेसिडेंट डू इन सिचुएशन? ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट क्या करता है जब किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती? तो नो पॉलिटिकल पार्टी और कोलिशन सिक्योर्ड मेजॉरिटी इन द इलेक्शन हेल्ड इन मार्च 1998। ऐसा हुआ था जिसमें किसी भी 1998 मार्च में ऐसा हुआ था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या कोलिशन ने अपनी मेजॉरिटी सिक्योर की हो इलेक्शन में, ऐसा नहीं हुआ था। द बीजेपी एंड इट्स अलाइज सिक्योर 251। बीजेपी और उसकी जो अलाइज थी जिसके साथ उन्होंने पार्टी बनाई थी, उन्होंने 251 सीट्स सिक्योर की थी। 21 शॉर्ट ऑफ ए मेजोरिटी। मेजोरिटी के लिए कितनी शॉर्ट थी? 21 सीट्स और चाहिए थी, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट नारायणन अडॉप्टेड एन एलाबोरेट प्रोसीजर। फिर नारायण जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एलाबोरेट प्रोसीजर अडॉप्ट किया। ही आस्क्ड द लीडर ऑफ द अलायंस। उसने अलायंस के जो लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी टू फर्निश डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम फ्रॉम कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज। उन्होंने कहा कि आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो फर्निश करो और जो कंसर्न क्लेम है उसको सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी से आप उसको फुलफिल करो। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने मौका दे दिया कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सकते हो। तो ये डिस्कशन हो गया उनका। Not stopping at this, President also advised Vajpayee to secure a vote of confidence within 10 days of being sworn in. उसने 10 दिन का टाइम दे दिया कि आप अपने कॉन्फिडेंस ऑफ वोट उनको सिक्योर करने के लिए आपके पास 10 डेज है, 10 दिन का समय। आप 10 दिन में ये मेजोरिटी प्रूव कर दो तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। तो 10 दिन मिल गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? डिस्क्रिशनरी पावर यूज की प्रेसिडेंट ने। अब मेजोरिटी इन द लोकसभा में मेजोरिटी के लिए 10 डेज वर गिवन टू द वाजपेयी। This situation demanded presidential intervention either in order to constitute government or to grant a request for dissolution of Lok Sabha by a prime minister who could not prove majority in the house. ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ?
जो डिमांडेड प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन था, जो प्रेसिडेंशियल का जो इंटरफेरेंस था, या तो वो ये था कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करे, या फिर ये था कि रिक्वेस्ट ग्रांट करे जिससे कि लोकसभा डिसॉल्व हो, है ना। प्राइम मिनिस्टर जो जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर और उनकी मेजोरिटी में हाउस में अगर मेजोरिटी प्रूव नहीं हुई है तो क्या होगा, डिसोल्यूशन हो जाता है, डिसॉल्व हो जाती है गवर्नमेंट, ठीक है। या तो डिसॉल्व करे या फिर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करने का मौका दे, तो 10 डेज दिए गए थे इसीलिए वाजपेयी को। इट में thus be said that presidential discretion is related to political condition। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल जो डिस्क्रिशन है वो पॉलिटिकल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। There is a greater scope for presidential assertiveness when governments are not stable and coalition occupy power। ये भी एक बहुत ग्रेटेस्ट स्कोप है प्रेसिडेंशियल असर्टिवनेस के लिए, उसकी कंसेंट के लिए, उसकी सहमति के लिए, जब कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती और एंड कोलिशन ऑक्यूपाई, जब कोलिशन पावर को ऑक्यूपाई करती है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकता है। फॉर द मोस्ट पार्ट द प्रेसिडेंट इज ए फॉर्मल पावर होल्डर एंड ए सिरिमोनियल हेड ऑफ द नेशन। ज़्यादातर पार्ट में वर्ल्ड के मोस्ट पार्ट में प्रेसिडेंट क्या है, एक फॉर्मल पावर है और वो सेरेमोनियल हेड है नेशन का माना जाता है। यू मे वंडर व्हाई देन डू वी नीड ए प्रेसिडेंट। अब जब प्रेसिडेंट सेरेमोनियल है, फॉर्मल है, नॉमिनल है, तो हमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम में द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो मेजोरिटी के सपोर्ट पे ही बन सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट रन कर सकते हैं। तो दिस ऑल्सो मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे बी रिमूव्ड एट एनी टाइम एंड ए न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल हैव टू बी पुट इन प्लेस। तो ये भी हो सकता है कि इसका मतलब है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है एनी टाइम और न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उनकी प्लेस पे रखा जा सकता है। सच ए सिचुएशन रिक्वायर्स ए हेड ऑफ द स्टेट। ऐसी सिचुएशन में जो रिक्वायरमेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट का रिक्वायरमेंट होता है, हु हैज़ ए फिक्स टर्म, जिसका फिक्स टर्म है। मतलब आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी ऐसा नहीं है, पोर्टफोलियो जो एलोकेशन होता है वो आप चाहो, अगर ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया तो हटा नहीं सकते, वो रिमूव भी हो सकता है किसी भी टाइम में। तो ऐसे में किसकी जरूरत पड़ती है? हेड ऑफ द स्टेट का, जिसका टर्म, जिसका टेन्योर फिक्स हो, ठीक है, जो एम्पायर हो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, एंड हु में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट द एंटायर, जो पूरी इंटायर कंट्री को रिप्रेजेंट करे, तो वो प्रेसिडेंट ही हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन में जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव किया जाए किसी भी रीज़न से, तो उसमें जो फिक्स टेन्योर वाला हो वो प्रेसिडेंट ही हो सकता है। और वो उस वक्त पूरी इंटायर कंट्री को, जब कोई भी नहीं होता है तो इंटायर कंट्री को रिप्रेजेंट करता है सिंबॉलिकली, ठीक है, सिंबॉलिकली। दिस इज एग्जैक्टली द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। इसको हम बोल सकते हैं ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। बिसाइड्स, इसके अलावा व्हेन नो पार्टी हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी, जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, द प्रेसिडेंट हैज़ द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू of making a choice and appointing the prime minister to run the government of the country। प्रेसिडेंट के पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ जाती है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपॉइंट करे और वो ही प्राइम मिनिस्टर कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको रन करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब वाइस प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट ही जब फॉर्मल है, नॉमिनल है, तो वाइस प्रेसिडेंट क्यों? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है, किस लिए ज़रूरी है, विल स्टडी। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, वो भी 5 years के लिए होता है। His election method is similar to that of the president। election method same होता है, जो president का election method होता है वही होता है। The only difference is that member of state legislature are not part of the electoral college। केवल डिफरेंस क्या होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? डिफरेंस ये होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो
इलेक्टोरल कॉलेज उस वो इनका पार्ट नहीं होते, ठीक है, वो वोट नहीं करते। स्टेट लेजिस्लेचर इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। द वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास बाय मेजोरिटी एंड एग्रीड टू बाय लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है उसके ऑफिस से एक रिजोल्यूशन अगर पास हो तो राज्यसभा के द्वारा, और रिजोल्यूशन भी कब, मेजोरिटी से पास हो राज्यसभा में तब, और लोकसभा के मेंबर भी एग्री हो तो वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, ये देखो इम्पोर्टेंट है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ठीक है। एंड टेक्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज वैकेंसी बाय रीजन ऑफ डेथ। अगर मान लीजिए अचानक किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या रिजाइन करना पड़ता है या इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूवल अगर उसका होता है या अदरवाइज कोई भी रीज़न हो, तो उसकी जगह उसकी इस चीज़ को टेक ओवर करता है वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि नॉमिनल हेड है, सेरेमोनियल है, फर्स्ट सिटीजन है, वो ऑक्यूपाई वेकेंट सीट नहीं रह सकती। तो ऐसी सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट का जो काम है उसको टेक ओवर कर लेता है। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ओनली अंटिल ए न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह तब तक काम करता है जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो जाता। पीडी जाटी acted as a president on the death of फखरुद्दीन अली अहमद until a new president was elected। पीडी जाट जो जाटी थे ये वाइस प्रेसिडेंट थे, अचानक फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हो गई, तो ये जब तक कि नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हुआ उसका सारा कार्यभार वाइस प्रेसिडेंट ने संभाला। देखिए ये देख सकते हैं आप, ये कार्टून, देयर इज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। दिस कार्टून शोज हाउ लिटरली द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या है, बिना प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ नहीं कर सकते। तो जो लीडर होता है आप देख सकते हो नेहरू, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पीछे आ रहे हैं। तो ये कार्टून। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू tomorrow or next class. Till then, take care and bye.